Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आजकल चाइना प्लस वन पॉलिसी की काफी जिक्र किया जाता है। चाइना प्लस वन है क्या एक्चुअली? बात यह है कि चाइना से अगर कोई इंडस्ट्री निकलती है तो कहाँ जाती है, यानी कि एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो या फिर कोई एक और मेजर कंट्री है जहां पर वहां से इंडस्ट्री निकल के किसी और देश में जा सकती है। तो एक किस्म से डाइवर्सिफिकेशन है इंडस्ट्री का। तो चाइना प्लस वन जो है, इंडिया आल्सो लाइक इट एक्चुअली। लेकिन मुसीबत यह है कि चाइना प्लस वन के ऊपर एक बड़ा अच्छा सर्वे होता है और सर्वे के बाद उसकी कुछ फाइंडिंग्स आती हैं कि जब कोई क्या कहते हैं कि प्रपोजल्स आते हैं कि कहाँ जाना चाहिए या चाइना प्लस वन की पॉलिसी के अंदर किस किस्म से हम यूनिट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर एक स्टडी आती है कि एक प्रेजेंटेशन है जो वियतनाम को किया जाता है और इंडिया को किया जाता है। सिमिलर काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन किया जाता है और इसने एक बड़ी बहस छेड़ दी एकदम से। दरअसल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के मोर्चे पर ये एक नई बहस छिड़ी है। हुआ क्या कि चाइना के एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, केजी माओ। जी हाँ, केजी माओ। उन्होंने तहलका मचा दिया। चाइना की इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भारत और वियतनाम के जो रिएक्शंस हो सकते थे उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी है या कॉम्पिटिटिव जो क्या कहते हैं कैपेबिलिटी है, या फिर हो सकता है जो क्रिटिसिज्म है या सवाल हैं, उनको स्वीकार करने की क्षमता पर सवाल उठे हैं यहां पर। अब साउथ एशिया रिसर्च ब्रीफ के फाउंडर और हार्वर्ड येनचिंग इंस्टीट्यूट के विजिटिंग फेलो केजी माओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीन की इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम को लेकर 2 प्रेजेंटेशन दिया, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन वियतनाम के लोगों को दिया, एक प्रेजेंटेशन इंडिया के लोगों को दिया। दोनों को प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट एक जैसा था, लेकिन दोनों देशों के लोगों की रिएक्शन पूरी अपोजिट थी। कमाल की बात है साहब, पूरी की पूरी अपोजिट थी। जब वियतनाम के लोगों को ये पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया, केजी माओ ने कहा कि जब उन्होंने वियतनाम और चीन के बीच के जो इंडस्ट्रियल डिफरेंस है उस पर चर्चा की, तो वियतनाम के लोगों ने उसे बड़े ध्यान से सुना। ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने जो वियतनाम की जो कमियां थी और जो कमजोरियां थी उसे एक्सेप्ट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो एरिया भी हमें बताओ कि जहां पर वियतनाम चाइना के इंडस्ट्रियल मॉडल से पीछे छूट रहा है, ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी स्टडी करके इंप्लीमेंट कर सके और उन कमियों को दूर कर सके। ये एक बड़ा पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और प्लेजेंट रिप्लाई वियतनाम के लोगों को आता है इस प्रेजेंटेशन के ऊपर। लेकिन जैसे ये सेम प्रेजेंटेशन इंडियंस को दिया जाता है और तब चाइना और इंडिया की यहाँ जो इंडस्ट्रियल उनका जो सिस्टम है उस पर चर्चा की जाती है, तो इंडियन जो थे सारे के सारे रिएक्शन में बहुत डिफेंसिव हो गए। नहीं, हम तो क्या बहुत सांस्कृतिक देश हैं, हम तो एक अलग किस्म का देश है, हमारा मॉडल अलग है, हम चाइनीज की मॉडल क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो उनका कहना था कि जो भारतीय जो थे जिनको प्रेजेंटेशन दिया था वो इमीडिएटली एक बहस के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो उसके ऊपर टॉक करना शुरू कर दिया, उस पर बहस करनी शुरू कर दी, आर्गुमेंट करने शुरू हो गए। और जो भी बिंदु उसके अंदर उठाए गए थे कि वाई चाइना बहुत ज्यादा कैपेबल है, एफिशिएंट है, उसके चाइना के दृष्टिकोण को चुनौती देने लगे कि ये चाइना नहीं कर सकता, चाइना के बस की नहीं है, या चाइना जो कर रहा है वो हम नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है, ये आप हमें चैलेंज मत कीजिए, हमारे अपने सिस्टम है। इस किस्म की बातें निकलनी शुरू हो गई। उन्होंने साइलेंटली नहीं सुना जैसे वियतनाम के लोग सुन रहे थे। तो चर्चा सार्थक होने की बजाय एक तीखी बहस में बदल गया और यहां पर ऐसा हो गया कि जो केजी माओ थे वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अल्टीमेटली किस किस्म का सिस्टम चाहिए, और यहां से उन्हें एक अंत में एक फैसला निकालना पड़ता है कि देखिए वियतनाम इसमें विनर क्यों रहा, किसको फायदा मिला, कि कोई कंपनी यहां से निकलेगी तो चाइना प्लस वन के अंतर्गत क्या वो इंडिया जाएगी या वियतनाम जाएगी, तो ये सबको पता वो वियतनाम जाती है या किसी और देश में जाएगी, वहां पर इंडिया नहीं आती। क्योंकि हम दरअसल क्या है ना कि हम अपने आप को कुछ ना होते हुए भी ओवर एस्टिमेट करते हैं।
कुछ ना होते हुए भी अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, कुछ ना होते हुए भी अपनी एफिशिएंसी को कई गुना बेहतर बताने की कोशिश करते हैं, जबकि जमीन पर हमारे पास कुछ नहीं होता सिवाय एक बंडल ऑफ टॉक्स के। हम आर्गुमेंट कर सकते हैं, एरोगेंस में लेके आ सकते हैं, और इसलिए वियतनाम ने अपने आप को चाइना के एक मजबूत, क्या कहते हैं कि विकल्प के रूप में पेश किया, और दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया। आज से करीब 12 साल पहले, जब तक मनमोहन सिंह थे, मुझे याद है जितना भारत का गुड्स का एक्सपोर्ट होता था, वियतनाम का जो एक्सपोर्ट था इंडिया के आधे से भी कम था, आधे से भी कम था। और आज इन 12 सालों में आज वियतनाम का जो इंडिया का एक्सपोर्ट से आधे से भी कम था, आज इंडिया से 1.5 गुना से भी ज्यादा उसका एक्सपोर्ट है, बल्कि कई बार 2 गुना टच कर जाता है। आप सोचिए, ये कमाल है उस सार्थकता का, जिस सार्थकता के साथ ये लोग सुन रहे थे बातों को। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़ा उद्योग हो, स्टिचिंग हो, या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई और मशीनरी हो, वियतनाम बहुत तेजी से आगे निकल गया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एप्पल के जो वहां पर सप्लायर्स थे, उन्होंने बहुत तेजी से वहां पैर फैलाए, लेकिन वो इंडिया आने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने वहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क से उसकी मदद मांगी कि कैसे एफिशिएंसी सुधार सकते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को तेजी से पूरा करने की इच्छा शक्ति दिखाई। भारत सिर्फ मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी स्कीमें शुरू करता रह गया, जो अंत में सारी की सारी एक किस्म से कहा जाए तो सिर्फ असेंबलिंग तक सीमित रह गई, और हम कहीं भी कुछ भी नहीं बना पाए। इसका मतलब ये निकलता है, केजी माओ ने कहा कि भारत बाहर की आलोचना या फिर बाहर से दिए गए सुझावों को स्वीकार करने से ही पीछे हट जाता है। हम किसी भी आलोचना को या किसी भी किस्म के जो सुझाव होते हैं, हम उसको स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि हम उसको एक बौद्धिक बहस में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम कहते हैं कि हमारी तो आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताएं बहुत है, हमारे अपना कंट्री है, हमारी अपनी सोच है, हम आपकी सोच पर क्यों चले। अब आपको समझ आया कि वियतनाम ने बाजी क्यों मारी और हम वहीं के वहीं ठहरे रह गए। शुक्रिया आपका बहुत।